दोस्तों जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा उद्देश्य है बाबा साहब के मिशन को, ज्योतिबा फुले जी के मिशन को, सावित्रीबाई फुले जी के मिशन को, पेरियार ललई सिंह यादव जी के मिशन को डोर टू डोर पहुँचाना। और आप इस काम में हमारा सहयोग कर सकते हैं हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करके। और यदि आपके घर में कोई आए तो उसको भी हमारी वीडियो ज़रूर दिखा दें, जिससे कि वो भी बाबा साहब के बारे में जान सके। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी हुई पुस्तक गुलामगिरी का पार्ट 15, जिसका शीर्षक है सरकारी शिक्षा विभाग, म्यूनिसिपैलिटी, दक्षिणा प्राइज कमेटी और ब्राह्मण अखबार वालों की एकता तथा शूद्रों अछूतों के बच्चों ने लिखना पढ़ना नहीं सीखना चाहिए, इसलिए ब्राह्मणों द्वारा रचाए गए षड्यंत्र आदि के संबंध में। आइए शुरू करते हैं। धोड़ीराव सरकारी शिक्षा विभाग के ब्राह्मण कर्मचारी गुलाबी बेईमानी करते हैं, इसका क्या मतलब है? ज्योतिराव फिलहाल जिस किताब की वजह से ब्राह्मणों के सभी धर्म ग्रंथ में, धर्मशास्त्र में जो बेईमानी पूर्ण बातें लिखी गई है, उसका रहस्य खुल जाएगा और उनके पूर्वजों का भंडाफोड़ होगा, उनकी बेइज्जती होगी। इस बात से वे लोग भयग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने अपने भोली भाली सरकार को कभी कभी अकेले में मिलकर और कभी कभी अखबारों के द्वारा तरह तरह की राय देकर उनके अधिकारों में जितनी सरकारी पाठशालाएं हैं उनमें सरकारी शिक्षा विभाग द्वारा उस किताब को निकलवा दिया। पहले के अज्ञानी अधिकारियों ने 4 धर्म भ्रष्ट पाखंडी पुरोहितों के आग्रह के कारण उस उपदेशक को सूली पर चढ़ा दिया था। तब हमें भी क्यों आश्चर्य लगना चाहिए धोड़ीराव, लेकिन इसमें सरकार का क्या दोष है? ज्योतिराव, इस बात को हम कैसे माने कि इसमें सरकार का कुछ भी दोष नहीं है? सरकार ने जिन प्रगतिशील ब्राह्मणों की दलाली पर उस पवित्र किताब को स्कूल के पाठ्यक्रम से बाहर किया था, तब फिर उस किताब का विरोध करने वाले लोगों ने तैयार की हुई किताबें सरकारी स्कूल के अभ्यासक्रमों में लगवाकर फिर उन्हीं लोगों को ही शूद्रों के स्कूलों में शिक्षक नियुक्त करना, क्या यह उचित है? चूँकि इसके बारे में सोच विचार करने के बाद यह सिद्ध होता है कि कल तक उस किताब को जिन प्रतिवादियों ने सरकारी शिक्षा विभाग से बहिष्कृत करवाया, वह उन्हीं लोगों ने तैयार की हुई है। सभी नई किताबें शिक्षा विभाग से बहिष्कृत करने की बजाय सरकार उनको इनाम स्वरूप बड़ी बड़ी रकमें देकर उन लोगों को ही सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्त करके उनको उस पवित्र किताब के विरुद्ध शूद्रों को उपदेश करने का अवसर क्यों दे रही है? इसलिए यदि हमारे भोली भाली सरकार द्वारा उस पवित्र किताब की तरह ही सरकारी शिक्षा विभाग के उन सभी प्रतिवादियों को उनकी किताबों के साथ निकाल बाहर करना संभव ना हो, तो हमारी सरकार ने कृपया शिक्षा विभाग एक साथ बंद कर देना चाहिए, जिससे ये लोग अपने अपने घरों में जाकर आराम से बैठ जाएंगे और कम से कम यह लोग कि हम शूद्रों पर कर का जो बोझ लादा जाता है वह कम हो जाएगा। शिक्षा विभाग के एक प्रमुख ब्राह्मण कर्मचारी को हर साल कम से कम 7,000 रुपया तनख्वाह देनी पड़ती है। अब सुल्तानी रही नहीं, किंतु आसमान कृपा हुई। तब बताइए कि इतनी राशि तैयार करने के लिए शूद्रों के कितने परिवारों को 1 साल तक दिन रात खेती में काम करना पड़ता होगा? कम से कम 1,000 शूद्र परिवार इसमें लगे रहते होंगे। दूसरी बात, इस मुआवजों के अनुपात में इस बृहस्पति ब्राह्मण से शूद्रों को क्या सही में कुछ लाभ भी होता है? अरे, हर दिन 4 पैसा कमाने वाले शूद्र मजदूरों को तपती धूप में सूरज निकलने के समय से लेकर सूरज डूबने तक सड़क पर गिट्टी की टोकरियां सिर पर ढोनी पड़ती है। उस बेचारे को कहीं बाहर जाने के लिए एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती है और हर दिन बिना काम किए 20 रुपया मिलने वाले ब्राह्मण कर्मचारियों को स्कूल में हवादार जगहों में कुर्सी पर बैठने का काम करना पड़ता है। वे लोग म्यूनिसिपैलिटी के मेहमान बनकर हर दिन सुबह और शाम को धूप गर्मी समाप्त हो जाने के बाद बाहर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके बाहर घूमने के लिए
निकलने का उद्देश्य यही होता है कि हमने अपने सभी परिचितों से मेल मिलाप के लिए जाना चाहिए। इसलिए वे लोग बड़े सज धज कर, बड़े नखरे में घोड़े की गाड़ी में सवार होकर शहर के रास्तों पर लोगों की दहलीज खलियान देखकर अपनी अकड़ दिखाते रहते हैं, लेकिन उनको यह सब अकड़ दिखाने के लिए फुर्सत कहाँ से मिल जाती है। उन्होंने शहर के लोगों को अभी तक यह नहीं बताया कि शिक्षा से क्या क्या लाभ होते हैं, लेकिन उनको अपना इस तरह का नखरा दिखाते हुए शहर की सड़कों पर घूमने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा गौरव लगता है। मिशनरियों में हर माह 10 रुपये माहवार पाने वाले उपदेशक इन ब्राह्मण पंडित पुरोहितों से 1000 गुना अच्छा है। ये लोग उन मिशनरी उपदेशकों के पाँव के धूल की बराबरी करने योग्य नहीं है। जिस शहर में ख्रिस्ती मिशनरी उपदेशक रहता है, उस शहर के सभी छोटे बड़ों को यह मालूम रहता है कि वह एक धर्मोपदेश है, किंतु यह ब्राह्मण शिक्षक जिस मकान में रहता है, उस मकान के नीचे के रहने वाले किराएदार को भी मालूम नहीं रहता है कि यह कौन 30 मार्खा है। अरे यह ब्राह्मण शिक्षक अपने ऊपर वाले यूरोपियन कर्मचारी के पास हर दिन इधर उधर की 4 गप हाँककर और मन चाहे तब घंटा 2 घंटा स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर साल में 2-4 लिखित रिपोर्ट कर देता है, मतलब उसका काम हो गया। ऐसे लोगों को ही 4 पढ़े लिखे लोग ईमानदार नौकर और देशभक्त कहते हैं। अरे इन बिकाऊ ब्राह्मण नौकरों ने आज तक शिक्षा विभाग के लाखों रुपये खा लिए हैं, लेकिन सच कहता हूँ कि उनके हाथ से ना तो किसी अछूत को शिक्षा मिली और ना शूद्रों को। उन्होंने उनमें से किसी एक को भी आज तक म्यूनिसिपैलिटी का सदस्य नहीं बनाया है। इसमें अब तुम ही सोचो कि इस शिक्षा विभाग में जितने ब्राह्मण कर्मचारी हैं, वे सभी वफादार नौकर अपने देश के अज्ञानी अछूतों के प्रति कितनी हमदर्दी दिखाते हैं। इतना ही नहीं, ये देशभक्त म्यूनिसिपैलिटी में मुख्य अधिकारी होने पर भी पिछले साल पानी के अभाव में अछूतों को पीने के लिए सरकारी कुएं का पानी भरने में कोई मदद नहीं की। इसलिए अछूतों को म्यूनिसिपैलिटी में सदस्य होना कितना आवश्यक है, इसके बारे में अब तुम ही सोच सकते हो। धोड़ी राव, आपका कहना एकदम सच है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, किंतु मैंने सुना है कि म्यूनिसिपैलिटी ने फिलहाल शूद्रों में से कई सदस्य इतने विद्वान हैं कि वे अपना मत देते समय अरे गोविंदा कहलाने वाले यंत्र की तरह अपनी गर्दन हिलाकर उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। कारण जहाँ खुद के हस्ताक्षर करने की मुश्किल, फिर दूसरों की क्या कहें। ऐसे शूद्र सदस्यों की कमेटी में कुर्सी पर बैठकर अपनी गर्दन हिलाकर हस्ताक्षर करने वाले कुछ लोग योग्य क्या अछूत में मिल जाएंगे। ज्योतिराव, ऐसे शूद्र सदस्यों में भी कई गुना अच्छी तरह लिखने बोलने वाले कई अछूत लोग मिलेंगे, लेकिन ब्राह्मणों के स्वार्थी पाखंडी धर्म ग्रंथों की वजह से सभी अछूतों को छूना पाप समझा गया। इसी वजह से स्वाभाविक रूप से उन बेचारों को शूद्र सदस्यों की तरह सभी लोगों में मिलजुल कर अमीर होने की सुविधा कहाँ उपलब्ध हो सकती है। उनको आज भी गधों को हाँककर अपने परिवार का पेट पालना पड़ रहा है। धोड़ी राव, सभी जातियों की अलग अलग संख्या का प्रमाण देखने से म्यूनिसिपैलिटी में विशेष रूप से किस जाति के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। ज्योतिराव, ब्राह्मण जाति की। धोड़ी राव, इसलिए म्यूनिसिपैलिटी में बेगारियों और भंगियों को छोड़कर ब्राह्मण कर्मचारियों की ही संख्या ज़्यादा है। इसमें से कुछ जल प्रदाय विभाग में काम करने वाले ब्राह्मण कर्मचारी थे। वे भयंकर गर्मी के दिनों में अपनी जाति के ब्राह्मणों के घरों की टंकियों में हौद में मन चाहे उतना पानी भर देते थे। उस पानी का उपयोग वहाँ के इर्द गिर्द के सभी पड़ोसी ब्राह्मणों की धोती, कपड़े, बर्तन आदि धोने के लिए होता था। फिर ढेर सारा पानी व्यर्थ में भी बहता था। लेकिन जहाँ जहाँ गरीबों की बस्ती है, जिन मोहल्लों में गरीब शूद्रों की बस्ती है, उन सभी मोहल्लों की टंकियों में हौद में दोपहर के बाद पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती थी। दोपहर में राह चलते राहगीर को अपनी प्यास बुझाने के लिए वहाँ पानी नहीं मिलता था। फिर वहाँ के लोगों को कपड़ा लत्ता धोने के लिए, सभी को नहाने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा। इसके अलावा ब्राह्मणों की बस्तियों में नई टंकियाँ कितनी बनाई गई। जूनागंज, पेट आदि मोहल्लों के लोगों ने कई सालों से मांग की थी कि उनके मोहल्ले में पानी की टंकी बनवाई जाए, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी ने उनकी बात पर, उनके चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ ब्राह्मण सदस्यों की संख्या
ज़्यादा होने की वजह से उन बेचारे गरीबों की कई वर्षों तक कुछ सुनवाई ही नहीं हुई। लेकिन पिछले साल जब पानी का अकाल पड़ा तब मीरगंज के महार मातंगों ने काले हौद को छूकर वहां से पानी भरना शुरू कर दिया। तब कहीं उस म्यूनसिपैलिटी को होश आया और उसने इन लोगों की दखल ली। इस म्यूनसिपैलिटी ने इतना बेलगाम खर्च कर उस काम पर किया कि वह उस म्यूनसिपैलिटी के मुखिया को और हालात को शोभा नहीं देता। छोड़िए इन बातों को, लेकिन म्यूनसिपैलिटी में इतना बेबंदशाही होने पर भी उसके बारे में मराठी अखबारों के पत्रकार सरकार को क्यों आगाह नहीं कर रहे हैं। ज्योतिराव, अरे सभी मराठी अखबारों के संपादक ब्राह्मण होने की वजह से उनको अपनी जाति के लोगों के विरुद्ध लिखने के लिए हाथ नहीं चलता है। जब यूरोपियन मुखिया था उस समय वह ब्राह्मणों की चतुराई चलने नहीं देता था। उस समय सभी ब्राह्मण संगठित होकर उन पर आरोप करने लगते थे कि उनके ऐसा करने से सभी प्रजा का नुकसान हुआ। इस प्रकार ब्राह्मण उनके विरुद्ध हर तरह की गलत अफवाहें फैलाकर उनको इतना त्रस्त कर देते थे कि उनको अपने मुखिया पद का त्यागपत्र देने के लिए मजबूर होना पड़ता था और वे आगे इस म्यूनसिपैलिटी का नाम लेना भी छोड़ देते थे। लेकिन अपनी दयालु सरकार भी ब्राह्मणों के मतलबी अखबारों की बात सुनकर उन खबरों को सच मानकर यह कह देती थी कि उस लेख में सभी शूद्रों और अछूतों की बातें व्यक्त की गई हैं। लेकिन ऐसा समझने में हमारी भोली भाली सरकार की बहुत गलती है। उनको इतना भी मालूम नहीं है कि ब्राह्मण अखबार वालों के साथ शूद्र तथा अछूतों की जन्म जन्म में एक बार भी पटरी नहीं बैठी है। उनमें से अधिकांश अछूत ऐसे हैं जिनको यह ही नहीं मालूम है कि आखिर अखबार किस बला का नाम है। उन्हें सियार, कुत्ता या बंदर सब कुछ मालूम नहीं है। फिर ऐसे अपरिचित अनजान अछूतों के विचार इन अखबारों को कहाँ से और कैसे मालूम होते हैं। उन्होंने सरकार का मजाक कर अनपढ़ लोगों के दिलों को अपनी ओर आकर्षित कर उनके प्रति झूठी हमदर्दी दिखाकर और अपना पेट पालने का नया तरीका खोज निकाला। यदि ऐसा ना कहें तब तमाम सरकारी विभागों में ब्राह्मण जाति के कर्मचारियों की भर्ती होने की वजह से सभी शूद्रों और अछूतों का भयंकर नुकसान हो रहा है। लेकिन उनको इसके बारे में जांच पड़ताल करने की फुर्सत नहीं मिल रही है। इस बात को क्या हम सच मान सकते हैं? 7 समुंदर पार लंदन शहर की रानी सरकार के मुख्य प्रधान अपने सपने में हिंदुस्तान के बारे में किस किस प्रकार की बातें कहते हैं। इस संबंध में छोटी मोटी खबरें अखबारों में छपती रहती है। हमारा कहने का मतलब यह है कि यह सब कहने के लिए उनको कहाँ से फुर्सत मिलती है। छोड़िए इन बातों को, फिर भी किसी मराठी ईसाई अखबार वाले ने यह लिखा है कि म्यूनसिपैलिटी में गरीबों की शिकायत नहीं सुनी जाती है, उनकी वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। इस तरह की खबरें छपने के बाद सभी मराठी अखबारों की इस तरह की खबरें सारांश रूप में अंग्रेजी के अनुवाद करके सरकारों को दिखाने का काम म्यूनसिपैलिटी के ही किसी एक ब्राह्मण सदस्य को सौंप दिया गया है। लेकिन म्यूनसिपैलिटी में अपने कंधे से कंधा मिलाकर बैठने वाले जाति भाइयों की परवाह न करते हुए उनके विरुद्ध जानकारी सरकार के सामने क्या रख पाएंगे। धोड़ीराव, इस तरह से यदि चारों ओर सभी क्षेत्रों में ब्राह्मणों का वर्चस्व बाहुलता होने की वजह से ही शेष सभी जाति के लोगों का नुकसान हो रहा है, इसलिए यदि आप इस संबंध में एक छोटी सी किताब लिखकर दक्षिणा प्राइज कमेटी को पेश कर दीजिए। फलतः किताब की वजह से सरकार की आंखें खुल जाएंगी। ज्योतिराव, ब्राह्मण पंडित पुरोहित अपने मतलबी धर्म की गप्पे लड़ाकर अज्ञानी शूद्रों को बहकावे में लाकर खाते पीते हैं। ईसाई मिशनरी अपने निस्वार्थ धर्म की सहायता से अज्ञानी शूद्रों को सही ज्ञान देकर उनको सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आदि तमाम बातों के बारे में मैंने एक छोटा नाटक लिखा था जिसे सन 1855 में दक्षिणा प्राइज कमेटी को भेजा था, लेकिन वहाँ भी इसी प्रकार के जिद्दी ब्राह्मण सदस्यों के दुराग्रह की वजह से यूरोपियन सदस्यों की एक भी न चल सकी। उस कमेटी में मेरे नाटक को नापसंद किया था। इस दक्षिणा प्राइज कमेटी को म्यूनसिपैलिटी की छोटी बहन कहने में कोई आपत्ति नहीं होगी। दरअसल उस दक्षिणा प्राइज कमेटी ने शूद्रों को प्रेरित करना चाहिए था, शूद्रों को लिखने की प्रेरणा मिले, ऐसा कितनी जगह पर सहयोग दिया। यह खोजने के लिए आप चिराग लेकर भी जाएं तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अंत में मैंने उस किताब को अलग रख दिया और कुछ साल बीत जाने के बाद दूसरी छोटी सी किताब ब्राह्मणों का कौशल लिखी थी। मैंने स्वयं के पैसों से उस किताब को छपवाया था। उस
समय पूना के मेरे एक मित्र ने बड़ा आग्रह के साथ उस किताब की कुछ प्रतियां शिक्षा विभाग के सभी मुख्य अधिकारियों ने खरीदना चाहिए इस आशय के मेरे द्वारा पत्र भिजवाए थे, लेकिन उनमें से किसी भी अधिकारी ने ब्राह्मण पंडितों के डर से एक भी किताब नहीं खरीदी। वह अपने नाम पर किसी दोषारोपण नहीं लगने दिया। धोड़ीराव, सच बात यह है कि आपको अपने लिए लोगों के सामने आगे आगे करने की आदत नहीं है, इसलिए आपकी किताबें बिकती नहीं है। ज्योतिराव, अरे बाबा, अच्छे काम को सफल बनाने के लिए बुरे इलाज नहीं खोजने चाहिए, वरना उस काम के अच्छेपन को धब्बा लग जाता है। उन्होंने मेरी एक किताब नहीं खरीदी, इसलिए क्या उससे मेरा बहुत कुछ नुकसान हुआ है? नहीं, लेकिन अब इसके बाद मैं उस तरह के घटिया लोगों के सामने किसी भी प्रकार की अर्जी करना पसंद नहीं करूंगा। मैं उनका निषेध करूंगा। यह मैंने अपने जन्मदाता पिता से सीखा है। मैं अतः उनका आभार मानता हूँ। धोड़ीराव, बाद में आपने जब ब्राह्मण आदि जाति की लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी, उस समय सरकार ने मेहरबान होकर आपका बड़ा सत्कार करते हुए 1 साल भेंट की थी। बाद में उसी तरह आपने अन्य अछूतों के लिए स्कूल स्थापना की थी। उसके लिए कई ब्राह्मणों ने आपकी सहायता की थी और उन सभी स्कूलों में बड़े जोर शोर के साथ पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी गई, लेकिन बीच में ही अचानक वह काम एक ओर रखकर दूर हट गए। कुछ साल बीत जाने के बाद आपने सभी यूरोपियन लोगों के घर में आना जाना भी बंद कर दिया। इसकी वजह क्या हो सकती है? ज्योतिराव, मैंने ब्राह्मण आदि जाति की लड़कियों के लिए स्कूल शुरू करने की वजह से सरकार को बहुत आनंद हुआ और उन्होंने मुझे 1 शॉल भेंट कर दी। यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन मुझे जब अछूतों के लड़के लड़कियों के लिए स्कूल शुरू करने की आवश्यकता महसूस हुई, तब मैंने उस काम के लिए कई ब्राह्मणों को सदस्य बनाया और वे सभी स्कूल ब्राह्मणों के हाथों में सौंप दिए। जब मैंने अछूतों के लड़के लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किए, उस समय सभी यूरोपियन गृहस्थों ने मुझे बहुत बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता की। उन उदार गृहस्थों में रेवेन्यू कमिश्नर रिउज साहब ने जो आर्थिक सहायता की, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। उन उदार गृहस्थों ने मुझे सिर्फ आर्थिक सहायता ही की थी, ऐसी भी बात नहीं है, बल्कि अपना महत्वपूर्ण धंधा संभालते हुए भी वे अछूतों के स्कूल में बार बार आकर इस बारे में बार बार पूछताछ करते थे। उनके इन उपकारों से मुक्त होने के लिए अछूतों ने यदि अपने शरीर के चमड़े की जूतियाँ बनाकर उनके पाँव में पहनाई, तब भी वे उनके उपकारों से मुक्त नहीं हो सकते। उसी प्रकार अन्य कुछ यूरोपियन गृहस्थों ने मुझे इस काम के लिए काफ़ी सहायता की है, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। उस समय उस काम में मुझे ब्राह्मण सदस्यों को लेने की ज़रूरत महसूस हुई। मैं उसके अंदर की बात किसी समय में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन बाद में जब उन छात्रों को पढ़ना समझाना शुरू कर दिया, तब उन ब्राह्मणों में और मेरे के बीच बोलचाल में दूरियां बढ़ने लगी। उनके कहने का रुख इस तरह दिखाई दिया कि उन अछूतों के बच्चों को बिल्कुल ही नहीं पढ़ाना लिखाना सिखाना चाहिए, लेकिन मेरा कहना यह था कि उन अछूत बच्चों को अच्छे दर्जे का पढ़ना लिखना सिखाकर हम उनमें इतनी क्षमता पैदा करें कि वे अपना हित अहित स्वयं जान सके। अछूतों को पढ़ना लिखना नहीं सिखाना चाहिए, यह कहने में उनका स्वार्थ क्या हो सकता है? उनके मन की बात को निश्चित रूप से समझ लेना आसान नहीं है, लेकिन यह हो सकता है ये लोग पढ़ लिख कर बुद्धिमान बनेंगे, ऐसा उनको लगता होगा। उन्हें यह भी लगता होगा कि हमारी तरह उनको भी पढ़ने लिखने का मौका मिला, सही ज्ञान प्राप्त हुआ और सरकार के वफादार अनुयायी बनकर हमारे पूर्वजों ने उन पर और उनके पूर्वजों पर जो जुल्म किए, उस इतिहास के पन्ने पढ़कर पूरी तरह से निषेध करेंगे। यही उनकी भावना हो सकती है। इस तरह जब उनके और मेरे विचारों में फ़र्क पड़ने लगा, तब मैंने उन ब्राह्मण पंडितों के नकली स्वार्थी स्वरूप को पहचान लिया और उन दोनों संस्थाओं से एक और हट गया। अब कुछ साल बीत गए। इसी दरमियान ब्राह्मण पांडे मंगल पांडे 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। उसी समय से यूरोपियन सभ्य लोग मेरे साथ पहले की तरह खुलकर बात नहीं करते हैं, बल्कि वे मुझे देखते ही अपने चेहरे पर मायूसी लाने लगते हैं। तब से मैंने भी एक तरह से उनके घर पर आना जाना एकदम बंद कर दिया। धोड़ीराव, ब्राह्मण पांडे की बदमस्ती की वजह से उन यूरोपियन लोगों ने हम जैसे निरपराधों को नज़रअंदाज किया और वे लोग हमको देखते ही अपने चेहरे पर मायूसी डालने लगे। यह उनके उदारवादी दृष्टिकोण और उनके बुद्धिमानी को शोभा नहीं देता है।
उसी प्रकार ब्राह्मणों की विधवा नारियों ने गर्भपात आदि जघन्य आपराधिक कृत्य नहीं करना चाहिए। उन ब्राह्मण विधवा गर्भवती नारियों ने गुप्त रूप से प्रसूत होना चाहिए। इसके लिए हमने अपने घर में इसकी पूरी व्यवस्था की है और उस काम के लिए हमने अपने सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मांगी है। उस काम में ब्राह्मण सदस्यों को न लेते हुए यह कार्य हमने अपने स्वयं के खर्चे से चलाया। ज्योतिराव, अपने सरकार के बारे में कहा जा सकता है कि जिधर दम उधर हम। अछूतों को छूने का अधिकार नहीं होने की वजह से स्वाभाविक रूप से ही उनको सभी प्रकार के काम धंधे करने के दरवाजे बंद हैं और उसी की वजह से उन पर पेट की आग बुझाने के लिए चोरी, डकैती आदि अवैध कामों को करने की नौबत आती है। लेकिन उन्होंने चोरी, डकैती आदि अवैध काम नहीं करने चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने उनको नज़दीक के पुलिस थाने में जाकर हाजिरी लगाने का दस्तूर शुरू किया है। यह बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन ब्राह्मणों की अनाथ निराधार विधवा स्त्रियों को दूसरा विवाह करने की मनाही होने की वजह से उन ब्राह्मण विधवा स्त्रियों को व्यभिचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसका परिणाम कभी कभी यह होता है कि उनको गर्भपात और भ्रूण हत्या भी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इन तमाम बातों को हमारी न्यायी सरकार अपनी खुली आंखों से देखती रहती है, फिर भी मातंग रामोशियों की तरह उन पर निगरानी नहीं रख रही है। यह कितना बड़ा आश्चर्य! क्या यह अन्याय नहीं है? हमारी सरकार को गर्भपात और भ्रूण हत्या करने वाली ब्राह्मण विधवा स्त्रियों की अपेक्षा चोरी डकैती करने वाले मातंग महाल लोग ज़्यादा दोषी दिखाई देते हैं। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण की प्रवृत्ति काम कम और बकवास ज़्यादा की है। जो लोग समझदार होकर अपने हाथ आगे बढ़ा नहीं सकते, तब ऐसे बुज़दिल लोगों को ऐसे काम में सदस्य बनाकर रखने में क्या लाभ होगा? धोड़ीराव, ठीक है, लेकिन आपने पहले कहा था कि सरकारी शिक्षा विभाग में जो कुछ अवस्था फैली हुई है उसका क्या मतलब है? ज्योतिराव, इन सरकारी शिक्षा विभागों में जो अवस्था है उसके बारे में यदि लिखा जाए तब उसकी एक स्वतंत्र किताब हो जाएगी। इसी डर की वजह से उसमें से एक दो बातें उदाहरण स्वरूप यहाँ दे रहा हूँ। पहली बात यह है कि शूद्र और अछूतों के बच्चों के स्कूलों के लिए शिक्षक तैयार करने की कोई दिलचस्पी नहीं है। उनको इस काम में पूरी अनास्था है। धोड़ीराव, लेकिन ऐसे कैसे कहा जा सकता है? सरकार ने सभी जाति के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षित करने के लिए एक स्वतंत्र प्रशिक्षण स्कूल शुरू किया है। सरकार के मन में कोई भेदभाव की भावना नहीं दिखाई दे। ज्योतिराव, यदि तुम ऐसा कहते हो तब यह बताओ कि आज तक उन प्रशिक्षित शिक्षकों ने पंडित अछूतों के कितने बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया? धोड़ीराव, सारे ब्राह्मण शिक्षक कहते हैं कि अछूतों के बच्चों को स्कूल में लेने पर हिंदुस्तान में हंगामा खड़ा हो जाएगा, इसलिए सरकार डरती है। ज्योतिराव, लेकिन सरकार अपनी फौज में सभी जाति के लोगों को भर्ती करती है, फिर हिंदुस्तान के लोग क्यों अव्यवस्था पैदा नहीं कर रहे हैं? यह सब सरकार की लापरवाही है, क्योंकि सभी जाति के लोगों को फौज में भर्ती करते समय सरकार उस काम को स्वयं कर लेती है। वही शिक्षक पंडित प्रशिक्षित करने का काम किसी हरामी गोबर गणेश को सौंप देती है, यद्यपि उसको इस काम की कुछ भी जानकारी नहीं होती है। यदि उसको इस काम की कुछ जानकारी होती तब उसने सबसे पहले अछूतों के बच्चों को शिक्षक के रूप में तैयार प्रशिक्षित करने के काम में किसी भी प्रकार की आनाकानी ना की होती। उसी प्रकार स्कूलों में केवल ब्राह्मणों के बच्चों की इतनी फालतू भर्ती ना हुई होती। धोड़ीराव, फिर सरकार ने इसका क्या उपाय करना है? ज्योतिराव, इसका एक ही पर्याय है कि सरकार ने मेहरबान होकर इस काम को सभी यूरोपियन कलेक्टरों के हाथ में सौंप देना चाहिए, तब ही शिक्षा के प्रचार का यह कार्य सफल होगा, वरना नहीं। सरकार का शूद्र और अछूतों से निकट का संबंध होने की वजह से उन्होंने ब्राह्मण कर्मचारियों पर किसी प्रकार का भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने हर गांव खेड़े में इस एक बार जाकर वहां यह समझाना चाहिए कि कुलकर्णियों की बिना मदद से गांव के सभी बुजुर्ग बाल बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने से क्या लाभ होते हैं। उनके इस तरह से समझाने से गांव खेड़े के लोग अपने सभी बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए खुशी से कलेक्टर साहब के हवाले कर देंगे। जिस तरह यूरोपियन कलेक्टरों के कहने से शिक्षा के प्रचार प्रसार का काम सफल होगा, उस तरह से नासमझ ब्राह्मण पंडित कर्मचारियों से यह काम ना सफल हुआ है और ना ही होगा। यही हमारा विचार है। इस संबंध में एक कहावत है कि जेनो काम तेनो थाय, बीजा करे तो गोता खाए। इससे
अब तुम ही सोच लो कि शूद्र और अछूत जाति के पढ़े लिखे लोगों की आज कितनी ज़रूरत है। जब उस जाति के लोग शिक्षा होंगे तब वे अपनी अपनी जाति का अभिमान कर बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएंगे, उनको पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करेंगे। वे लोग अपनी जाति के बच्चों को हाथ में डंडा लेकर जानवरों को हाँकते हुए उनके पीछे पीछे जाने से पहले शिक्षा के प्रति उनके मन में इतना प्रेम पैदा करेंगे कि जब वे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब वे अपने में से एक बच्चे को बारी बारी से खेत पर जानवरों को संभालने के लिए रखेंगे। से सभी लड़कों को गांव के मैदान पर गिल्ली डंडा ना खेलते हुए उनको गांव में लाकर अपने अध्यापक के पास बैठकर पढ़ना लिखना सिखाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसे प्रगतिशील युग में सबसे विकसित राष्ट्र अमेरिका के लोगों में आधे से ज़्यादा लोगों ने अपने ही वर्ण के देश बंधुओं को दासता से मुक्त नहीं किया। जिस एक ब्राह्मण प्रोफेसर की तनख्वाह में 6 शूद्रों या 9 अछूत प्रोफेसर प्राप्त होने की पूरी संभावना होने पर भी अपनी सरकार इस काम के लिए ब्राह्मणों के पीछे लगी हुई है और अपने अज्ञानी भाइयों की कमाई का रुपया पैसा इस तरह बेहिसाब खर्चे कर दिया। इसलिए यदि हमने अपनी सरकार को भरी नींद से जगाया नहीं तब इस अनर्थ का दोष अपने माथे पर लगेगा। इसी प्रकार चौधरियों की हवेलियों के रसोई घरों में अछूतों के कितने बच्चे काम करते हैं, इसके संबंध में जरा कुछ बताइए धोड़ीराव। जहाँ शूद्रों के बच्चों को कोई देखने संभालने वाला नहीं है वहाँ अछूतों के बच्चों की बात ही दरकिनार है। ज्योतिराव आखिर ऐसा क्यों? तुम ही कहते हो कि सरकार भेदभाव नहीं करती है, फिर यह जो कुछ हो रहा है इसकी क्या वजह है? धोड़ीराव, इसका कारण यहाँ वहाँ सभी ब्राह्मण कर्मचारी होने से ही ऐसा होता है। यह बात आपने मुझे एक दिन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई थी। वह बात यह थी कि जो ब्राह्मण व्यक्ति पहले जब आपके पास नौकरी के लिए था तब वह 2 बार अछूतों के स्कूल में आकर किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं मानता था और स्कूल के सभी छात्रों को अच्छी तरह पढ़ना लिखना सिखाता था। लेकिन वही ब्राह्मण जब रसोइया बना तब वह बहुत छुआछूत मानता था। उसने एक गरीब सुनार को चौराहे पर खींच कर लाया था क्योंकि उस सुनार ने गर्मी के दिनों में उस स्कूल की पानी की टंकी को स्पर्श किया था, उस टंकी से पानी निकालकर पिया था और उसने अपनी प्यास बुझाई थी। ज्योतिराव, जिन महामूर्ख ब्राह्मणों द्वारा रचे गए गीतों को सभी नए समाज में गाया जाता है, फिर भी उन्होंने अपने मतलबी धर्म के अनुसार पत्थरों के भगवानों को पूजना नहीं छोड़ा है। वही ब्राह्मण अपने घर की टंकी को शूद्रों ने नहीं छूना चाहिए, इसलिए उस टंकी को अच्छी तरह से ढककर वह अंत में काशी जाकर वहीं स्थायी होने की बात कर रहा है। लेकिन हमारे निष्पक्ष म्यूनिसिपैलिटी में ब्राह्मण सदस्यों की सदस्य संख्या सबसे ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने उस टंकी के इर्द गिर्द के घेरों को वैसे ही कायम रखा। लेकिन उन्होंने बिना सोच विचार के शुक्रवारी के दर्जी की टंकी के घेरे को एकदम गिरा दिया है। वहाँ के कई ब्राह्मणों ने सिर्फ अपने उपयोग के लिए उस टंकी के ऊपरी भाग में और उससे लगकर एक छोटी सी चोट टंकी बांध दी है और उसका पानी अपने स्नान के लिए, अपने पापों को धोने के लिए खर्च करते हैं। ब्राह्मण जाति में जन्म लेकर इस तरह की पाखंडी हरकतें ना करें तब उस जाति का दिमाग ही क्या है। दोस्तों, यदि भारत में अंग्रेज नहीं आते, कम से कम भारत आज से 200 साल पीछे होता। भारत देश तो आज़ाद होता, लेकिन यहाँ के शूद्र, अतिशूद्र, पिछड़े, दलित, महादलित आज़ाद नहीं होते। जो आज अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, घूम रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, शिक्षा मिली है, शिक्षा भी अंग्रेज़ों की वजह से मिली है। अंग्रेज़ों ने भारत में आके अछूतों के लिए, भारतीयों के लिए, जो यहाँ के मूल निवासी थे, उनके लिए स्कूल खोले। लेकिन यहाँ के जो ब्राह्मण मनुवादी थे वो थोड़ा पढ़े लिखे थे, उन्होंने टीचर का कार्यभार संभाला। लेकिन वहाँ शूद्रों के बच्चों को, यहाँ के भारतीय मूल निवासियों के बच्चों को नहीं पढ़ाया और सरकारों से मोटा पैसा ऐठा। और जो शूद्रों के लिए उन्होंने पानी की टंकियाँ बनाई थी और उन्होंने वो टंकियों में तक शूद्रों के लिए पानी नहीं डालते थे और उनके हिस्से का पानी भी अपना पी देते थे, अपना बिल्कुल खर्चा ईरान तुरान का करते थे और उनके नाम की तनख्वाह लेते थे। ना स्कूलों में पढ़ाते थे, ना उनके लिए पानी की व्यवस्था करते थे और उनके हिस्से का जितना भी अंग्रेज़ सरकार धन देती थी उनको पढ़ाने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, उसको सब अपना खा देते थे। और अखबार में 2-1 अज्ञानी शूद्रों को बैठाकर
और ये लिखवा देते थे झूठी झूठी अफवाहें कि शूद्रों के लिए सब चीज़ सही हो रहा है। जैसे आज की मीडिया है, आज जैसे मनु मीडिया है सरकार की गुलामी कर रही है, उसी तरीके से उस समय भी मनुवादियों का अखबार था, ब्राह्मण मीडिया थी, जो अपने ही लोगों के पक्ष में बोलती थी, शूद्रों की बातें नहीं छापती थी। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और बाबा साहब के मिशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और भारत बौद्धमय हो पाए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।